प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान उड़ान कार्य पुस्तिका हल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने 1 से लेकर के 5 पाठ जो है वो पहले वाले वीडियो में हल कर लिए थे। आज जो है 6 से लेकर के 16 तक के जो पाठ हैं वो सारे आज हम एक साथ हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पाठ नंबर 6, दहन और ज्वाला का कार्यपत्रक 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। रामू अपने छोटे भाई को पदार्थ की ज्वलनशीलता समझाना चाहता है। उसे कुछ पदार्थ जैसे कपड़ा, कागज, कांच का टुकड़ा, मिट्टी के मटके के टुकड़े इकट्ठे किए। एक जलती हुई मोमबत्ती की सहायता से इन सभी पदार्थों को जलाने की कोशिश की। उसने पाया कि कागज और कपड़ा जलने लगते हैं, जबकि कांच व मिट्टी के मटके का टुकड़ा नहीं जलते। अब रामू अपने छोटे भाई श्याम से पूछता है, नंबर 1, ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों, तेजी से जलने वाले जैसे एलपीजी, पेट्रोल, ये क्या होते हैं? ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इसके बाद में अज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जो जलते नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाले में जो आपने देखे मिट्टी के टुकड़ा जो है वो नहीं जलेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे पत्थर लिखा हुआ है। किसी पदार्थ की जल में घुलनशीलता देखने के लिए क्रियाविधि लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जल में घुलनशीलता देखने के लिए क्या करते हैं हम? पानी के अंदर घोल करके देखते हैं। पानी में जो घुल जाता है वो घुलनशील होते हैं। जैसे चीनी और नमक पानी में पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अघुलनशील वे पदार्थ होते हैं जो पानी के अंदर गायब नहीं होते। रेत और चौक पाउडर अगर पानी में डालोगे तो आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब ये क्या है? अघुलनशील हैं। आगे है, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है, जैसे पदार्थ की प्रकृति ज्वलनशील है या नहीं। तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? ज्वलनशील होनी चाहिए। एक निश्चित तापमान होना चाहिए। निश्चित तापमान क्या होता है? वह है निश्चित तापमान जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ ले, वो उसका ज्वलन ताप होता है। तो उसका ज्वलन ताप होना चाहिए। और जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है वायु के अंदर? ऑक्सीजन गैस। यानी ये जब तीनों होंगी तभी वो जल पाएगा। इन तीनों में से यदि एक भी स्थिति अनुकूल नहीं है तो पदार्थ नहीं जलता। अब आप बताइए, जलती हुई मोमबत्ती को वस्तु को ढक देने से आग क्यों बुझ जाती है? तो उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, तो आग बुझ जाती है। उसमें ऊपर जो 3 कंडीशंस बताई उसमें से अगर एक भी नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। गीली लकड़ी जलने में अधिक समय क्यों लेती है? तो जल के कारण ज्वलन ताप बढ़ जाता है उसका, यानी उसको हमें ज़्यादा उष्मा देनी पड़ेगी। आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ज्वलन ताप से उसका ताप कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। अगर पानी डालते हैं तो तापमान कम होता है उसका, तो उसका तापमान ज्वलन ताप से कम हो जाता है, तो आग बुझ जाएगी। आगे है, हम बाजार जाते समय क्या करना चाहिए? हमें बाजार जाते से घर से थैला ले जाना चाहिए, बिल्कुल। कपड़ा जैव निम्नीकरणीय है। अगर हम कपड़े का थैला यूज़ करेंगे तो वो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाता है। इसके बाद बाजार में पॉलीथीन में सामान ले आना चाहिए। अगर पॉलीथीन भी सामान लेकर के आएंगे और उसको इधर उधर हम फेंक देंगे तो वो एक कचरा बनेगा, उसको सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता। तो प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय, इससे कूड़ा कचरा फैलता है। हमें ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए एलपीजी का या लकड़ी का? तो एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एलपीजी से प्रदूषण कम होता है। एलपीजी का अधिक ऊष्मीयमान होता है, परिवहन आसान होता है, इसका भंडारण भी आसान होता है। तो इसलिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। आपके घर के अंदर जो सिलेंडर होते हैं उन सिलेंडरों में क्या भरा होता है? एलपीजी भरा होता है। क्या भरा होता है? एलपीजी। इसके बाद में पाठ 7 है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो कार्यपत्रक 1 में देखिए, नीचे कुछ पशुओं और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला प्यारे बच्चों आप देख रहे हो गाय का चित्र है, इसके बाद में तीतर है, शेर है, हिरन है, कुत्ता है। तो हमारे देश में उपरोक्त में से किस जंतु पक्षी की संख्या सबसे कम है? तो शेर तो आपने देखा है, क्या कहीं इक्के दुक्के ही मिलते हैं, कोई चिड़ियाघर के अंदर कहीं। तो शेर बहुत कम है। और उसके बाद में पक्षी क्या है? तीतर। इनकी संख्या कम होने का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, इनकी संख्या कम होने का कारण है वनोन्मूलन। अगर हमने वनों की कटाई कर दी है तो जो इससे उसके आवास में कमी आ गई है। तो आवास में कमी आने से क्या है? उनकी संख्या कम हो गई है। क्या इनकी संख्या कम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ, आहार श्रृंखला, खाद्य जाल व पारितंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। जैसे अगर घास को खा रहा है हिरन और हिरन को खा रहा है शेर, अगर यहाँ से हिरन खत्म हो गया तो शेर घास नहीं खा सकता ना। तो इसी तरह से
आहार श्रृंखला, खाद्य जाल व पारितंत्र में असंतुलन पैदा होगा। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोई तरीके सुझाव। तो प्राकृतिक आवास नष्ट करने से रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। आगे है एक चित्र दिखाया गया आपको कार्यपत्रक 2 के अंदर। इसमें जिराफ दिख रहा है और भी दूसरे जानवर, बंदर वगैरह दिख रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्र में क्या आपको डायनासोर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसमें क्या है, डायनासोर हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर खत्म हो चुके हैं? हाँ। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताओ जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें लुप्त होने के पीछे क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल, गुलाबी सिर वाली बतख। प्राकृतिक आवास नष्ट होना इसका कारण है कि धीरे धीरे हम वनोन्मूलन कर रहे हैं, जिससे इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और ये कम हो रहे हैं। तुम अपनी कार्य पुस्तिका में अपनी पसंद के पेड़ पौधे व अन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार या मैगनीज से काटकर आपको यहाँ चिपकाने हैं। अगर आपको कहीं और जगह मिलती है इस पेन तो वहाँ चिपका देना। हरियाणा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के लिए दिए गए मानचित्र में भरो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने भरा हुआ ये यमुनानगर है। यमुनानगर के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद में यहाँ पर ये गुरुग्राम है और गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक 5। सचिन का घर समुद्र के किनारे है। वह एक मछुआरे का बेटा है। जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीवों को वह वापस समुद्र में डाल देता है। अगर सचिन उन जलीय जीवों को समुद्र में वापस न फेंकता तो क्या होता? तो समुद्र में जलीय जीवों की कमी हो जाती प्यारे बच्चों, और क्या होता? इसलिए वो मछली तो रख लेता है, बाकी उसके साथ सांप है, केकड़ा है, ये जो कुछ आ जाते हैं उसको वापस फेंक देता है। हम जीवों के संरक्षण में अपने योगदान कैसे कर सकते हैं? कोई 2 तरीके लिखो। तो पेड़ पौधे लगाकर, पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनको प्राकृतिक आवास मिलेगा उसका, तो वो नष्ट नहीं होंगे। शिकार न करें, पशुओं को पाल कर। इसके बाद में कार्यपत्रक 6 में आपके सामने 2 चित्र हैं प्यारे बच्चों। पहला जो चित्र है उसमें बहुत सारी हरियाली है, कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा है निर्जन है, वीरान है, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र आपको अच्छा लगा? तो मेरे को तो चित्र नंबर 1 अच्छा लगा। चित्र की यह स्थिति किस कारण हुई? चित्र 2 की स्थिति पूछी है उसने। तो वनों की अंधाधुंध कटाई हुई होगी, यहाँ पर वनोन्मूलन हुआ होगा, जिसके कारण से यहाँ पर मरुस्थलीकरण हो गया। अगर हमारी पृथ्वी भी चित्र 2 की तरह हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं रहने से जीवन समाप्त हो जाएगा। चित्र 2 को 1 में बदलने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? अधिक से अधिक पौधारोपण करके, वनों की कटाई जो बची है थोड़े बहुत उन पर प्रतिबंध लगा करके। आगे है इसके बाद में कोशिका संरचना एवं प्रक्रिया 8 नंबर पाठ जो है, इसमें कार्यपत्रक 1 है। जैसे जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव शरीर का निर्माण करती है। कै में पूछा है, क्या हम अपने हाथों की कोशिका को नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर हमने नहीं पर टिक किया हुआ। हम नग्न आंखों से हाथों की कोशिकाएं क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं। किस यंत्र के द्वारा हम कोशिका को देख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, किसको देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से। कार्यपत्रक 2, आपने मुर्गी का अंडा था, मुर्गी का चूजा तो देखा होगा। क्या आप उसमें उपस्थित कोशिका का अनुमान लगा सकते हैं कि मुर्गी का अंडा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो एक कोशिकीय होता है प्यारे बच्चों। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण का चित्र बनाइए। तो एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, आप अपनी बुक में चित्र देख सकते हैं किस। बहुकोशिकीय मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। आगे है कार्यपत्रक 3। नीचे दिए गए नामों के चित्र को निम्न बॉक्स में चिपकाएं, लिखे। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लेस्टिड, रसदानियाँ, लाइसोसोम। तो प्यारे बच्चों, ये आप अपनी जब 8 नंबर अध्याय पढ़ोगे पुस्तक के अंदर तो उसमें एक चित्र दिया, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कहीं से इनको काट करके या चित्र यहाँ खुद बना सकते हो इन बॉक्सेज के अंदर, ठीक है। तो ये आपका खुद का काम है। आगे है सही मिलान का प्रयास करें। तो कोशिकांग एक तरफ इनके कार्य हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला है आत्मघाती थैली, किसे कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। कोशिका नियंत्रक केंद्रक होता है कोशिका का। बिजली घर या ऊर्जा संयंत्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हरित लवक प्लेस्टिड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सही तरीके से मिलान किया हुआ है। इसके बाद में पाठ 9, जंतुओं में जनन। जंतुओं में जन्म में ऊपर कुछ दिया हुआ नहीं, क्या आपने ये चीज़ें पहले देखी, हाँ या नहीं? तो यहाँ इसको छोड़ दो, ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ। क्या आलू के टुकड़े से एक नया आलू का पौधा उगाया जा सकता है? तो हाँ, आलू के अंदर छोटी छोटी आंखें होती हैं, उनको काट कर लगा दे तो आलू का नया पौधा बन जाता है उससे। क्या आपने पेन से नया पेन बनाया जा सकता है? नहीं, प्लास्टिक का बना होता है पेन तो।
आलू के टुकड़े से नया पौधा बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ये कायिक जनन होता है। आलू जो होता है वो तना होता है और तने से नया पौधा उगता है, वो कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती, और इनसे अगर पौधा उगेगा तो वो कायिक जनन में आएगा। क्या मनुष्य जंतुओं में यह प्रक्रम पाया जाता है? नहीं। क्या मनुष्य का हाथ या उंगली काट के लगा दें तो क्या कोई मनुष्य नया बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। कार्यपत्रक 2 में आप देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनका नामांकन करें तो ये बाह्य दल हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं। इसके बाद में ये बीच में देखो इसका स्त्री कैंसर भाग है, इसके 3 भाग होते हैं, ये अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। इसके बाद में ये जो भाग है वो क्या है? स्त्री के वो पुंकेसर भाग है, इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। इसको मैंने यहाँ पर अलग निकाल के लिखा हुआ है, और स्त्री कैंसर को भी अलग निकाल के यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। पुष्प के नर जनन भाग व मादा जनन भाग को पहचानिए, तो मैंने यहाँ अच्छी तरीके से इनके चित्र भी बना करके अलग से लिख दिए हैं। नर जननांग व मादा जननांग किस प्रकार के जनन में सहायक होते हैं? तो प्यारे बच्चों नर और मादा जननांग लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, तो लैंगिक पर टिक करना है। अध्यापक छात्रों को लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन के बारे में समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों लैंगिक जनन वो होता है जिसमें नर व मादा की आवश्यकता होती है, 2 जीवों की आवश्यकता होती है। और अलैंगिक जनन वो होता है जिसमें एक एकल जीव ही संतान की उत्पत्ति कर सकता है, उसमें माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक अमीबा होता है, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। सभी जंतु अपनी जैसे संतान पैदा करते हैं। नीचे दी गई तालिका में जंतु और उसकी संतति के बारे में दिया गया है, इसका सही मिलान करें। मनुष्य से का जो बच्चा है वो शिशु कहलाता है, बिल्ली का बिलोटा कहलाता है, मुर्गी का चूजा और गाय का बछड़ा। इसके बाद में है कार्यपत्रक 4, रेशम कीट के जीवन चक्र को दर्शाया गया, उन अवस्थाओं के नाम लिखो। तो ऊपरी ऊपर रेशम कीट है, रेशम कीट अंडे देता है, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा और फिर रेशम कीट। तो ये जीवन चक्र यहाँ पर इसका दिखाया गया है। जीव जंतुओं में अपनी संतति उत्पन्न करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अमीबा तथा मनुष्य में जनन के विभिन्न तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखो एक अमीबा है, पहले बीच में से पतला होता है, केंद्रक भी लंबा होता है, केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है, अमीबा भी 2 भागों में टूट जाता है और दोनों में एक एक केंद्रक आ जाता है। तो ये जो विधि दिखाई गई है वो अलैंगिक जनन है। अमीबा के अंदर द्विविखंडन विधि, यानी एक एकल कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, इसलिए द्विविखंडन विधि कहते हैं इसको। क्या अमीबा में जनन के लिए माता पिता दोनों का होना आवश्यक है? नहीं। जिस जनन में नर या मादा एक ही की आवश्यकता होती है इसे क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन, मैंने पहले भी बता दिया आपको। इसके बाद में है कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में है प्यारे बच्चों, वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य। वह जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक जंतु कहते हैं, जैसे मुर्गी। तो ये बिल्कुल आप अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। तो यहाँ पर नीचे दिए गए जैव जंतुओं को जरायुज व अंडपरजक के आधार पर छांट कर लिखना है। तो गाय, कुत्ते, छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, मगरमच्छ, भैंस, बकरी, सांप, मेंढक, तोता, मछली, भेड़, भालू, शेर, बंदर में से आपको छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने छांट करके लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, शेर, बंदर, भालू, ये क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, तो ये जरायुज होते हैं। बाकी जो होते हैं इसके अलावा अंडपरजक होते हैं, अंडे देते हैं। इसके बाद में है किशोरावस्था की ओर। तो किशोरावस्था की ओर पाठ नंबर 10 है। इसमें क्या है देखो, राजू अपने माता पिता के साथ पार्क में घूमने गया, वहाँ उसने बड़े छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। उसके साथ खेलते समय उसने महसूस किया कि उससे बड़े बच्चों की आवाज़ मोटी थी, कुछ बच्चों की लंबाई उससे अधिक थी। जब उसने अपने अध्यापक से इस बारे में पूछा तब अध्यापक ने बताया कि जब किशोरावस्था की यह सब किशोरावस्था की पहचान है। क्या आप इसी प्रकार के अन्य परिवर्तन अपने साथियों में भी देखते हैं? यदि हाँ तो उसकी सूची बनाएं। तो लंबाई में वृद्धि देखते हैं हम, शारीरिक आकृति में परिवर्तन देखते हैं, स्वर में परिवर्तन यानी आवाज़ में बदलाव देखते हैं, जनन अंगों का विकास, स्वेद व तेल ग्रंथियों का विकास, मुंह पर कील मुहासे होने लग जाती हैं, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता आती है। इसके बाद में कार्यपत्रक 1, आप कक्षा 6 से 8 तक अपने शरीर में होने वाले कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं क्या? आवाज़ में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन? हाँ, ये सभी हम महसूस करते हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक 2, संतति का लिंग निर्धारण। तो यहाँ क्या है, इसमें देखो आप, ये वाई और ये एक्स अगर शुक्राणु और ये एक्स एक्स ये अंडाणु होते हैं। अगर इसमें एक्स और वाई मिलते हैं तो एक्स वाई बनता है, तो वो तो नर लड़का होता है। एक्स एक्स होते हैं तो वो मादा लड़की होती है। आगे है कार्यपत्रक 3 में कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं और इनके कार्यों से मिलान करना है। तो इंसुलिन क्या करता है प्यारे बच्चों? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है।
टेस्टोस्टेरोन लड़कों में परिवर्तन का कारक है। एड्रेनलिन है जो क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। इसके बाद में थायरोक्सिन हार्मोन जो है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन होता है लड़कियों में परिवर्तन का कारक है। तो यहाँ से आप इसको पोज करके अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद में आगे चलते हैं पाठ 11 बल तथा दाब। बल तथा दाब में क्या है? सजीव वस्तु का वह गुण कि वे गति करते हैं, परंतु क्या गति से ही सजीव या निर्जीव का निर्धारण कर सकते हैं? इस बारे में अपने साथियों के साथ चर्चा कर नोट करें तथा अपने अध्यापक से विचार विमर्श करके उसके बाद इस सारणी को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, गति से किसी सजीव या निर्जीव की पहचान नहीं हो सकती। सजीव गति करते हैं हाँ, और निर्जीव हाँ गति करते हैं। कार, पंखा, झूला आपने देखा होगा। नहीं करते मकान और दीवार। तो क्या गति से पहचान हो गई ये सजीव है या निर्जीव? नहीं कर सकते गति से। वस्तु में गति कौन कौन सी हो सकती है? सरल गति हो सकती है, वर्तुल गति हो सकती है, आवर्ती गति हो सकती है। कार्यपत्रक 2 में है, एक मेज पर इसमें से कुछ वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े डालें। कागज, लकड़ी, घास के तिनके, कपड़े, लोहे, कंचे, पत्थर, टुकड़े, चौक, मिट्टी आदि। अब इन पर तेज फूंक मारें। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्या इस प्रक्रिया में वायु की गति पर कोई प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाती है फूंक मारने से। क्या वस्तु हवा की दिशा में गति करते हैं? हाँ। यदि हवा को गुब्बारे में फूंका जाए तो क्या होगा? वह फूल जाएगा, तो उसका आकार बदल जाएगा। पहले पिचका हुआ था, फूला हुआ हो जाएगा। मेज पर रखी वस्तुओं के उड़ने के क्रम को सारणी में लिखे। तो कागज की मिट्टी, घास के तिनके, कपड़े ये तो उड़ते हैं, बाकी जो मैंने छोड़ दिए उड़ते नहीं हैं। इसके बाद में पाठ 12 है घर्षण। तो घर्षण कहाँ लगता है? दो सतहों के संपर्क के बीच लगता है। तो कार्यपत्रक 1 में किसी चलती हुई वस्तु की गति को कम करने के लिए 2 भिन्न उपाय बताए। तो घर्षण बढ़ाकर या घटाकर हम बढ़ाकर कम कर सकते हैं और ब्रेक लगाकर। क्या आपके द्वारा दिए गए दोनों उपाय को समानता है? हाँ। यदि उत्तर हाँ तो क्या समानता है? तो दोनों में ही घर्षण बल लगता है और बढ़ता है। कार्यपत्रक 2, राम के जूते कुछ दिन के बाद तले से फट गए। उसने देखा कि उसके मित्र की साइकिल के टायर भी कुछ दिनों के बाद घिस जाते हैं। क्या जमीन के साथ रगड़ने का कारण ऐसा है? हाँ। आपस में रगड़े जाने के कारण कौन कौन से प्रभाव आपको दिखाई देते हैं? तो लाभदायक प्रभाव चलने में, रुकने में और पेन से, चौक से लिखने में। हानिकारक प्रभाव आपको दिखते हैं, पुर्जे घिस जाते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे ऊर्जा की हानि होती है। कार्यपत्रक 3, एक लकड़ी का समतल सतह का फट्टा, एक डाइस या लकड़ी का गुटका, एक कंचा व एक छोटा पहिया ने। अब फट्टे के ऊपरी लकड़ी गुटके को रखकर एक सिरे से दूसरे सिरे ऊपर उठाएं और तक उठाते जाएं जब तक लकड़ी का गुटका नीचे की ओर खिसकना शुरू न कर दे। अब फट्टे को इसी ऊंचाई पर बनाए रखें। बारी बारी फट्टे पर लकड़ी के गुटके रखिए, वह कंचे को लुढ़काएं, वह नीचे लुढ़कने की गति का अवलोकन करें। लुढ़कने की गति सबसे तेज किसकी है? कंचे की। फट्टे पर थोड़ा सा रेत या बालू मिट्टी डालकर इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएं, अवलोकन करें गति में किस प्रकार का परिवर्तन आता है? गति कम हो जाती है कंचे की। क्या पहले की अपेक्षा लुढ़कने में कोई परिवर्तन आया? हाँ। लकड़ी का गुटका बिल्कुल नहीं लुढ़का, पहिया व कंचा थोड़े से लुढ़के। वस्तु के आकार, सतह का प्रभाव। वस्तु के आकार से घर्षण को कम या अधिक कर सकते हैं। सतह खुरदरी हो तो घर्षण ज़्यादा होता है, चिकनी हो तो घर्षण कम होगा, घटेगा। इसके बाद में पाठ 13 ध्वनि। ध्वनि में क्या है देखो, श्याम अपनी दादी के पास बैठकर कहानी सुन रहा था। अचानक गली में पटाखे बजने की जोर जोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। श्याम के लिए असहनीय हो जाती है, तो वह अपने दोनों कानों को हाथों से ढक लेता है। अब उसे पटाखे की आवाज़ें बहुत धीमी सुनाई देती है, परंतु उसकी दादी की आवाज़ अब उससे सुनाई नहीं देती। अब वह उठकर गली में जाता है और वहाँ लोगों को पटाखे न बजाने के लिए कहता है और वापस आकर दादी के पास बैठे कर कहानी सुनने लगता है। सुनने के लिए हमारे शरीर में किस अंग का उपयोग होता है? तो कानों का उपयोग होता है। कौन सी आवाज़ प्रबल थी? तो पटाखों की आवाज़ प्रबल थी, तेज थी। आगे है, ऐसे कुछ वाद्य यंत्रों के नाम बताओ जिनकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। तो बांसुरी, गिटार, सितार, ढोलक, हारमोनियम की आवाज़ अच्छी लगती है। वाहनों की आवाज़ है सड़क पर, कारखानों की मशीनों की आवाज़ है, ऊंची आवाज़ में डीजे लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उनकी हमें अप्रिय लगती है, परेशान करती है। आगे है कार्यपत्रक 3 में आपको इन वाद्य यंत्रों को पहचान करके लिखना है। तो पहला तबला है, इसके बाद में सितार है, ये हारमोनियम है, ये बीन है, ये ढोलक है, ये बांसुरी है। तो आगे है, आपने इनमें से किन किन वाद्य यंत्रों को सुना है? तो सभी को सुना है। आपको सबसे अधिक किस वाद्य यंत्र की आवाज़ पसंद है? तो हारमोनियम व बांसुरी की पसंद है। मुझे तो आपको विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में देखो, लक्षिता
अपने बालों को कंघी कर रही है। अचानक कंघी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने देखा कि कुछ कागज के टुकड़े उसकी कंघी के पास चिपक गए। तब लक्षिता ने दोबारा ऐसा करने के लिए देखा तो घटना फिर हुई। जब उसने विज्ञान अध्यापक से इस बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि आवेश के स्थानांतरण के कारण होता है। क्या आप अपने कक्षा कक्ष की मदद से इस क्रियाकलाप कर सकते हैं? तो स्केल से कागज चिपकना। अगर स्केल को आप सर में रगड़ते हो सूखे बालों में तो वो कागज चिपकने शुरू कर देता है। अगर रगड़ने से उसमें उनमें क्या पैदा होते हैं? आवेश। रिफिल से रेत चिपकना। तो रिफिल को भी अगर सर से रगड़ेंगे, सूखे बालों से रगड़ेंगे या कपड़े से रगड़ेंगे तो उसमें आवेश आ जाता है। गुब्बारे से गुब्बारों को आवेशित करना। तो गुब्बारों को भी रगड़ने से आवेश आ जाता है। इसके बाद में कार्यपत्र 2। मोहन के अध्यापकों ने बताया कि जिन वस्तुओं से विद्युत आसानी से गुजरते जाती है उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं। इसके विपरीत जिनमें विद्युत नहीं गुजरती उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक सेल लगाया हुआ है, यहाँ पर एक ऑल पिन लगाई, ये पिन लगाई हुई है। ये क्या काम करती है? स्विच का काम करती है। यहाँ पर हमने चाबी को जोड़ रखा है और यहाँ बल्ब है। चाबी को जोड़ने पर क्या है? ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब चाबी एक धातु की बनी है, सुचालक है। क्या आप नीचे दी गई वस्तुओं को विद्युत के सुचालक या कुचालक में वर्गीकृत कर सकते हैं? रबड़, तांबे की तार, लोहे की तार, प्लास्टिक का डिब्बा, लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कोयला, कांच का टुकड़ा, सूती कपड़ा। तो यहाँ पर इसको अगर हम इस टेस्टर से हम जांच करेंगे तो तांबे की तार और लोहे की तार ही सुचालक हैं। बाकी रबड़, प्लास्टिक, डिब्बा, लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, कोयला, कांच का टुकड़ा और सूती कपड़ा सब क्या हैं? विद्युत के कुचालक हैं। इसके बाद में कार्यपत्रक 3 में विद्युत परिपथ के अवयवों को उनके प्रतीकों के साथ मिलान करना है। इधर विद्युत अवयव हैं, इधर क्या हैं? इनके प्रतीक बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये एक सेल का चित्र है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ये बल्ब का है प्रतीक। और ये क्या है? स्विच ऑन का है। ये क्या है? इसके बाद में ये वाला ऑफ का है। और ये क्या है? दो सेल आपस में जुड़ते बैटरी कहते हैं तो बैटरी का है ये। इसके बाद में ये संयोजक तार का है। तो मैंने यहाँ पर सही मिलान किया हुआ है, आप देख लेना। इसके बाद में है पाठ 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इसमें कार्यपत्रक 1 जो है उसमें क्या है? देखो, निशा अपने पिताजी के साथ घूमने के लिए पार्क में गई। अचानक मौसम में परिवर्तन के कारण तेज आंधी के साथ आसमान से बिजली गरजने व चमकने की घटना दिखाई दी। अगले दिन निशा ने अपने अध्यापक से इस घटना के बारे में पूछा तो अध्यापक ने बताया कि बच्चों, इस प्रकार की घटनाएं विपरीत आवेश के पृथक्करण के कारण होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऊपरी बादलों में धन आवेश है, तो यहाँ आप देख सकते हो ऊपरी में धन आवेश है और नीचे वाले में ऋण आवेश है संचित होता है, तथा निचली बादलों में ऋण आवेश संचित होता है। जब इस संचित आवेश का मान अधिक हो जाता है तो बीच में वायु भरी होती है। इसके हीन चालक वायु इन आवेशों को मिलने के प्रभाव को रोक नहीं पाती, एक चमकीली धारी उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। तो क्या आप इन इस प्रकार का अन्य प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में बता सकते हैं? तो स्वेटर उतारते समय ऐसी घटना होती है। शरीर के बालों का खड़ा होना भी इस प्रकार की घटना ही है। आवेशों का स्थानांतरण होता है। राजू अपने मित्रों के साथ विद्यालय के खेल के मैदान में खेल रहा था। तभी उसने महसूस किया कि झूले अपने आप हिल रहे थे। सभी बच्चों ने तभी अध्यापकों को इसके बारे में पूछा तो बताया कि भूकंप के कारण हो रहा है। भूकंप पृथ्वी का कंपन है। यह पृथ्वी की भूप्रपटी के भीतर गहराई में पृथ्वी की प्लेटों के टकराव से उत्पन्न होता है। बच्चों, यह स्थिति यदि पुनः आपके समक्ष आती तो आप क्या करेंगे? घर से बाहर खुले मैदान स्थान पर चले जाना आपको। बिजली की तार ऊंचे भवनों के पास न खड़े हों। घर में हो तो मेज के नीचे आश्रय आपको लेना है। आगे है इसके बाद में पाठ 16 प्रकाश। रात के समय मानव अपना होमवर्क कर अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब उसकी माँ ने कमरे में मोमबत्ती चलाई तो उस कमरे में रखी वस्तुएं दोबारा दिखाई देने लगी। ऐसा प्राय आपने भी अनुभव किया होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि निम्न वस्तुओं में किस में अपना प्रकाश होता है? तो यहाँ पर ट्यूबलाइट, पुस्तक, इलेक्ट्रिक लैंप, गेंद, सूर्य, चंद्रमा, मेज, मोमबत्ती लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिनका प्रकाश आपने महसूस किया वो लिख दो। ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती। इधर पुस्तक, गेंद, मेज, इनका प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता। आगे है कार्यपत्रक 2। रात के समय बिजली चली गई तो मानव ने मोमबत्ती जलाई। उसने मोमबत्ती की लौ को तो उसके प्रकाश को ध्यान से देखा। उसने लौ के सामने किताब रख दी और देखना चाहा कि प्रकाश मुड़ता है या नहीं। आप भी मोमबत्ती की लौ के सामने किताब रखने पर किताब से प्रकाश नहीं गुजरता, एक अपारदर्शी वस्तु है। यदि प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसकी छाया बनती है। क्योंकि किताब चमकीली वस्तु नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश आगे है पता लगाए कि एक पाइप से या कागज से पाइप बनाकर मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करें। फिर पाइप को मोमबत्ती की लौ से देखने का प्रयास करें। तो पहली पाइप जो है वो सीधी है तो मोमबत्ती की लौ आपको दिखाई दे रही है। दूसरी मुड़ी हुई पाइप है, इसमें मोमबत्ती की लौ आपको दिखाई नहीं दे रही। इसका कारण क्या है?
उपरोक्त प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। पाइप मोड़ने पर मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई नहीं देती क्योंकि प्रकाश तो सीधा चलता है। आगे है कार्यपत्रक 3। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी चमकदार सतह से टकराने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा यह जांचने का प्रयास करें कि यह किस सतह से टकराकर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। तो इसके लिए आप एक स्टील की चम्मच, प्लेट, प्लास्टिक की चम्मच, गत्ते का टुकड़ा, कपड़ा, कांच, शीशा, कमरे में अंधेरा करके एक एक करके इन सभी वस्तुओं पर छोटे टॉर्च से प्रकाश डालिए, प्रिपरेशन लिखिए। तो स्टील की प्लेट, चम्मच और शीशा है, उसमें तो क्या होगा, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होगा क्योंकि ये चमकदार सतह हैं, चमकीली हैं। आप सारणी में और कुछ वस्तुएं भी परीक्षण करके जोड़ सकते हैं। इसके बाद में तारे एवं सौर परिवार हैं। तो कार्यपत्रक 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं प्यारे बच्चों। पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो क और ख में सूर्य और चंद्रमा में क्या है? सूर्य। तो हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? सूर्य से। क्या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये गलत दिया हुआ है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। अमावस्या के बाद पूर्णिमा कितने दिन बाद आती है? तो 15 दिन। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? सूर्य से उचित दूरी इसका एक कारण है। वायुमंडल की उपस्थिति भी इसका कारण है। जल की उपस्थिति भी इसका, उपरोक्त सभी आ जाएगा। हमें चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ऑप्शन इसका सही है। सूर्य तथा अन्य ग्रहों की दूरी को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में कार्यपत्रक 2 है। चित्र ए में आप क्या देख रहे हो और चित्र बी में आप क्या देख रहे हो? तो सूर्य और बादल दिखाई दे रहे हैं चित्र ए में, और चित्र बी में चंद्रमा और तारे दिखाई दे रहे हैं। दिन के समय चंद्रमा और तारे क्यों दिखाई नहीं देते? सूर्य के प्रकाश के कारण। क्या आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों को अपना प्रकाश होता है? इस आधार पर पिंडों का वर्गीकरण करें। तो दो प्रकार के नहीं, दीप्त पिंड सूर्य तारे, अदीप्त पिंड ग्रह हो जाएंगे। हम धरती पर रहते हैं और सौर परिवार का एक ग्रह है। नीचे दिए गए कोष्टक में हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों के आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पर बुध पहला ग्रह है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून है। तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में मैंने यहाँ पर ग्रहों को लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज के इस क्लास का अंतिम अध्याय 17 जो पाठ है तारे एवं सौर परिवार। तो पहले हमने 1 से 5 पाठ है जो इस पुस्तक के हल कर लिए थे। आज हमने इसके 6 से लेकर के 17 तक सभी पाठ हल कर लिए हैं उड़ान कार्य पुस्तिका के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।